हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बेदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ भारतीय कला एवं संस्कृति का अगला पार्ट लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिमा परक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान है, इनमें से कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हंगरी। अमृता शेरगिल एक सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थी। इनका जन्म बुडापेस्ट हंगरी में 1913 में हुआ था। इनके पिता एक पंजाबी थे और माता हंगरी निवासी यहूदी थी। अमृता शेरगिल को भारत की फ्रिडा काहलो भी कहा जाता है। उन्हें वर्तमान में 20वीं शताब्दी की एक प्रमुख भारतीय चित्रकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ वर्ष डैश से किया गया था? तो ये किया गया था 1973 से। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना 1954 में की गई थी। 1973 से भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ साथ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और भारतीय पैनोरमा का संचालन भारतीय सरकार के फिल्म निदेशालय द्वारा किया जाता है। यह भारत में फिल्म क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसे पहली बार 1954 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है, तो इसका सही जवाब होगा ध्रुपद। ध्रुपद हिंदुस्तानी गायन संगीत का सबसे पुराना एवं शायद भव्य रूप है। ऐसा कहा जाता है कि यह प्रबंध और ध्रुपद जैसे प्राचीन रूपों से निकला है। ध्रुपद मुख्यतः एक भक्तिपूर्ण संगीत था। आमतौर पर ध्रुपद गायन में तानतारा, माफ कीजिए तानपुरा और पखावाज के साथ एक या दो पुरुष गायक होते हैं। नेक्स्ट, राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? तो राग कामेश्वरी की रचना की थी पंडित रविशंकर ने। राग कामेश्वरी 1972 में पंडित रविशंकर द्वारा रचा गया था। रविशंकर 20वीं सदी के सितार के सर्वोत्तम ज्ञात प्रतिपादकों में से एक होने के साथ साथ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार भी थे। अगला क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? तो ये की थी 1913 में, 1913 में। दादा साहब फाल्के ने 1913 ईस्वी में राजा हरिश्चंद्र नाम की एक फिल्म बनाई, जिसे भारत की पहली पूरी लंबाई वाली चलचित्र मानी जाती है। यह उनकी पहली फिल्म थी। वह एक भारतीय फिल्म निर्माता, निर्देशक एवं लेखक थे जो भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, डकैत क्वीन फूलन देवी पर जो फिल्म बनाई गई थी उसका निर्देशन किसने किया था? तो उसका निर्देशन किया था शेखर कपूर ने। बैंडिट क्वीन फूलन देवी के जीवन चरित्र पर 1994 में बनी भारतीय फिल्म चलचित्र है। यह शेखर कपूर द्वारा निर्देशित एवं शीर्षक चरित्र के रूप में सीमा विश्वास द्वारा अभिनीत फिल्म है। यह बॉबी बेदी द्वारा निर्मित किया गया बहुप्रदर्शक मनोरंजक फिल्म है। हिंदी फिल्म ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? तो इसमें से कौन सा है? गरबा। कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का। मणिपुरी नृत्य मणिपुर का। ये भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है जो परंपरागत रूप से 9 दिन तक चलने वाले हिंदुओं के प्रमुख उत्सव नवरात्रि के दौरान किया जाता है। नृतक महिला रूपी देवी दुर्गा का सम्मान करते हुए यह नृत्य करते हैं। अगला, गरड़ा गराड़ी डैश का लोक नृत्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, पडुचेरी। गराड़ी पडुचेरी का एक लोक नृत्य है। यह नृत्य क्षेत्र के सभी त्योहारों के दिन किया जाता है। यह नृत्य प्रदर्शन आमतौर पर लगातार 5 से 8 घंटे तक एक पंक्ति में रात्रि काल में किया जाता है। गराड़ी नृत्य की उत्पत्ति
हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ललित कला अकेडमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ललित कला। ललित कला एकेडमी या नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट भारत की राष्ट्रीय उत्कृष्ट कला एकेडमी है जो चित्रकला, मूर्तिकला और लेखा चित्रकला को प्रोत्साहित करती है। यह देश और विदेश दोनों में भारतीय कला का प्रचार प्रसार करने के लिए 1954 में भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, संगीत नाटक अकेडमी। संगीत नाटक अकेडमी पूरे देश में भारतीय संस्कृति धरोहर के प्रमुख रूपों संगीत, नृत्य और नाटक को संरक्षण और प्रोत्साहन देने वाला शीर्ष और स्वायत्त निकाय है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 31 मई 1952 को इसकी स्थापना की गई थी और एकेडमी ने उसी वर्ष से अपना काम प्रारंभ कर दिया था। यह एकेडमी नई दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सितारा देवी। बाकी लीला सैमसन, सोनल मानसिंह, गीता रामचंद्रन ये सभी भरतनाट्यम की नर्तिका हैं। तो सितारा देवी शास्त्रीय कथक शैली के एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना थी। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में नृत्य प्रदर्शन किया, जिसे देखने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें नृत्य सम्राज्ञी की उपाधि प्रदान की। उन्हें आज भी कथक रानी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, आर के लक्ष्मण का निधन 26 जनवरी 2015 को हो गया था। वो भारत के डैश थे, तो क्या थे वो भारत के? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्टूनिस्ट। आर के लक्ष्मण भारत के विख्यात व्यंग्यकार थे। वह द टाइम्स ऑफ इंडिया में 1951 से आरंभ की गई अपनी रचना द कॉमन मैन और व्यू सेड इट नामक कॉलम में अपने दैनिक व्यंग्य चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। वह द कॉमन मैन कैरेक्टर के लिए अधिक प्रसिद्ध हुए। अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक कौन था? तो इसका सही जवाब है नेकचंद। सरकारी अधिकारी नेकचंद द्वारा निर्मित चंडीगढ़ का रॉक गार्डन एक स्थापत्य शैली में निर्मित गार्डन है जिसकी शुरुआत उन्होंने 1957 में अपने खाली समय में गुप्त रूप से की थी। इसे नेकचंद के रॉक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में यह गार्डन 40 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यह गार्डन औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट सामग्रियों से मिलकर बना है। बृहद्देशी, जो कि एक प्राचीन लेख है, उसमें उपस्थित कौन सी संगीतात्मक संरचना को लोक और शास्त्रीय संगीत में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा राग। बृहद्देशी भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित एक शास्त्रीय संस्कृत पाठ है जो प्रत्यक्षतः राग के विषय में बताता है, शास्त्रीय तथा लोक संगीत में भेद दिखलाता है। यह रागों को वर्गीकृत करते हुए मेला प्रणाली के आविर्भाव के लिए आधार प्रदान करता है। शब्द राग सर्वप्रथम तकनीकी संदर्भ में बृहद्देशी में पाया गया, जहां इसे सुंदर स्पष्टीकरण एवं शालीनता के साथ सामान्यतः लोगों को प्रसन्न करने वाली ध्वनियों के संयोजन के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट, पंडित लच्छू महाराज, जिनका हाल ही में देहावसान हुआ, किस विद्या से जुड़े थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये किससे जुड़े हुए थे? तबला से। लक्ष्मी नारायण सिंह को प्राय लच्छू महाराज के नाम से जाना जाता है। बनारस घराने से संबंधित तबला वादक थे। पूरे विश्व में अपना तबला वादन की प्रस्तुति के साथ ही उन्होंने फिल्मों में भी कार्य किया और इनकी मृत्यु हुई थी 28 जुलाई 2016 को 72 वर्ष की अवस्था में वाराणसी में उनका निधन हो गया था। कलारी पट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो ये कहाँ का है? ये है मिजोरम का।
नहीं, ये मिजोरम का नहीं है, माफ कीजिए। ये कलारी पट्टू, ये किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो ये है केरल का है ये। ठीक है, इसका सही जवाब है केरल। कलारी पट्टू मार्शल आर्ट का एक परंपरागत रूप है जिसकी शुरुआत केरल में हुई थी। कलारी शब्द सर्वप्रथम संगम साहित्य में पाया गया था जिसका प्रयोग रण क्षेत्र और रणभूमि दोनों का वर्णन करने के लिए किया गया था। कलारी टाट शब्द युद्ध कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है जबकि कलारी कोजाई का अर्थ कायर है। नेक्स्ट, पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुड़गांव। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों ने हरियाणा में स्थित गुरुग्राम को गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु द्रोणाचार्य को दान कर दिया था, इसलिए इसे गुरुग्राम के रूप में जाना जाता था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ इसका नाम विकृत होकर गुड़गांव हो गया। अप्रैल 2016 में बीजेपी के शासन वाली हरियाणा सरकार ने गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया। नेक्स्ट, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन टू, जैन। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा के मंदिर अपने जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन जैन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य जैन धर्मानुयायी तेजपाल द्वारा कराया गया था। संगमरमर से निर्मित दिलवाड़ा के 5 पौराणिक मंदिर जैनियों के पवित्र तीर्थ स्थल हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिर संगमरमर के आकर्षक प्रयोग के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये बजाते थे बांसुरी। पन्नालाल घोष को अमल ज्योति जोश माफ कीजिए पन्नालाल घोष को अमल ज्योति घोष के रूप में भी जाना जाता है। वह एक बांसुरी वादक थे तथा अलाउद्दीन खान के शिष्य थे। उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत में बांसुरी को संगीत वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय करने का श्रेय दिया जाता है। यह 7 छिद्र वाली बांसुरी प्रस्तुत करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? तो किसको कहते हैं? इंडिया गेट को। इंडिया गेट, जिसे आरंभ में ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल कहते थे, भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। यह 1941 से 21 के दौरान मारे गए अविभाजित भारतीय सेना के 82,000 सिपाहियों की याद में निर्मित एक स्मारक है जो नई दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट पर 13,300 सैनिकों का नाम अंकित है। इसमें ग्रेट ब्रिटेन के कुछ सिपाहियों और अधिकारियों का भी नाम शामिल है। इब्राहिम अलकाजी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध शख्सियत हैं? तो इसका सही जवाब होगा नाट्य मंच। इब्राहिम अलकाजी 20वीं शताब्दी के भारतीय नाट्यशाला के सर्वाधिक प्रभावशाली भारतीय निर्देशकों और नाट्य प्रशिक्षकों में से एक हैं। वह नई दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व निदेशक हैं। वह एक प्रसिद्ध कला पारखी, संग्रहकर्ता और गैलरी मालिक हैं। उन्होंने दिल्ली में आर्ट हेरिटेज गैलरी की स्थापना की थी। नेक्स्ट, सत्तरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा असम। सत्तरिया नृत्य नाट्य प्रस्तुति पर आधारित एक उत्कृष्ट कला है जिसकी उत्पत्ति मूलतः कृष्ण पर केंद्रित असम के वैष्णव मठों से हुई है। यह 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन और विद्वान एवं महान संत श्रीमंत शंकर देव से संबंधित है। भारतीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई। पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो इसका सही जवाब होगा शास्त्रीय संगीत। पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के कर्नाटक घराने से संबंधित एक भारतीय गायक हैं। वह अपने लोकप्रिय भक्तिपूर्ण संगीत के साथ साथ गायन के ख्याल के रूप के लिए जाने जाते हैं। उन्हें 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। रागनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? तो इसका सही जवाब होगा हरियाणा। लोकगीत के संदर्भ में हरियाणवी संस्कृति काफी समृद्ध है।
इन लोकगीतों को रागनी कहते हैं। रागनी हरियाणवी संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। इसे लोक नाट्यों द्वारा अनुपूरित किया जाता है, जिन्हें सांग के नाम से भी जाना जाता है। जल्लीकट्टू किस भारतीय त्योहार से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोंगल। जल्लीकट्टू का आयोजन मुख्यतः तमिलनाडु में पोंगल उत्सव के दौरान मट्टू पोंगल दिवस के अवसर पर किया जाता है। यह एक परंपरागत खेल है जिसमें लोगों की भीड़ में एक सांड को छोड़ दिया जाता है। इस खेल में कई लोग भाग लेते हैं। वे दोनों भुजाओं से सांड के विशाल कुबड़ को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं तथा जब सांड भागने का प्रयास करता है तो उस पर लटक जाते हैं। अमृता शेरगिल एक प्रसिद्ध डैश थी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चित्रकार। अमृता शेरगिल एक प्रख्यात भारतीय चित्रकार थी। उन्हें 20वीं शताब्दी के आरंभ की अत्याधुनिक महान महिला कलाकारों में से एक और आधुनिक भारतीय कला के पथ प्रदर्शक के रूप में संबोधित किया जाता है। उन्हें 20वीं शताब्दी की भारत की एक प्रभावशाली महिला चित्रकार माना जाता है और उनकी तुलना बंगाल पुनर्जागरण के पथ प्रदर्शकों से की जाती है। अगला क्वेश्चन, कोलट्टम और छोलिया नृत्य किन दो राज्यों से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। कोलट्टम आंध्र प्रदेश की कला का एक रूप है जिसे छड़ी की सहायता से प्रस्तुत किया जाता है। यह एक ग्रामीण नृत्य है जो लयात्मक झुकाव, गीत और संगीत का मिश्रित रूप है जिसे प्राय ग्रामीण उत्सवों के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। छोलिया उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में किए जाने वाले नृत्य का एक रूप है। यह मूलतः विवाह के अवसर पर तलवार के साथ किया जाने वाला नृत्य है, लेकिन अब यह नृत्य कई अवसरों पर भी किया जाता है। जुबिन मेहता किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संगीत। पश्चिमी शास्त्रीय संगीत का निर्देशन करने वाले जुबिन मेहता एक भारतीय निर्देशक हैं। वह लाइफ ऑफ द इजराइल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के संगीत निर्देशक तथा वेलेनिसिया ओपेरा हाउस के मुख्य निर्देशक हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार NFAI का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका सही जवाब होगा पुणे। भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम में है। NFAI की स्थापना सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाई के रूप में फरवरी 1964 में की गई थी। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जैन मंदिर खजुराहो। बाकी महाकाल मंदिर उज्जैन में है, श्रृंगेरी मठ चिकमंगलूर जिला में, सूर्य मंदिर कोणार्क में। तो जैन मंदिर मुख्यतः राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा के मंदिर से संबंधित है। इन जैन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य जैन धर्मावलंबी वास्तुपाल तेजपाल द्वारा कराया गया था। ये मंदिर संगमरमर के रमणीय प्रयोग के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। खजुराहो अपने श्रृंगारात्मक मंदिरों और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध हैं। कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। दक्षिण भारत में हस्तचित्रित सूती वस्त्र, कलमकारी चित्रकला का संबंध है दक्षिण भारत में हस्तचित्रित सूती वस्त्र। कलमकारी दक्षिण भारत और ईरान के कई भागों में उत्पादित होने वाले हाथ से चित्रित या वस्त्र पर मुद्रित कपास वस्त्रोद्योग का एक प्रकार है। यह प्राकृतिक वनस्पति से बने रंगों के प्रयोग से
टेमेरिंड कलम की सहायता से कपास या रेशमी वस्त्रों पर हाथ से की जाने वाली चित्रकारी की प्राचीन शैली है। चित्रकारी की इस शैली की व्युत्पत्ति चेन्नई के निकट कलाहस्ती और हैदराबाद के निकट मसूलीपट्टनम में हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है, तो दिलवाड़ा मंदिर है ये संबंधित है जैन धर्म से। वहीं बात करें हम स्वर्ण मंदिर की, तो ये किससे संबंधित है, सिख धर्म से। कमल मंदिर बहाई धर्म से और सूर्य मंदिर हिंदू धर्म से। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 ठाट या स्वरग्राम संगीत की किस प्रणाली से संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा हिंदुस्तानी संगीत। 10 ठाट या स्वरग्राम भारतीय शास्त्रीय संगीत प्रणाली के विशिष्ट राग हैं। प्राय ठाट के साथ विभिन्न स्वर होते हैं। यह उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में रागों के वर्गीकरण और संगठन का आधार है। ठाट प्रणाली का निर्माण विष्णु नारायण भारतखंडे द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से क्या गुजरात का लोक नाट्य मंच का रूप है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भवई। भवई को बेस या स्वांग के रूप में भी जाना जाता है। यह पश्चिमी भारत विशेष रूप से गुजरात के लोक नाट्य मंच का एक लोकप्रिय रूप है। भवई की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द भव से हुई है, जिसका अर्थ है अभिव्यक्ति। यह हिंदू देवी अंबा से भी संबंधित है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, बैंडिट क्वीन नामक मूवी में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सीमा विश्वास। 1994 में निर्मित बैंडिट क्वीन फूलन देवी के जीवन पर आधारित एक भारतीय आत्मकथात्मक फिल्म है। उनके जीवन की कहानी को भारत की बैंडिट क्वीन पुस्तक में कवर किया गया है। फूलन देवी की सच्ची कहानी नामक पुस्तक भारतीय लेखिका माला सेन द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म को शेखर कपूर के द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसमें सीमा विश्वास ने फूलन देवी की भूमिका निभाई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।